विधानसभा का चुनाव बिल्कुल निकट आ गया है। 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होगा। इस बार के चुनाव में आपराधिक छवि के लोग ज़्यादा खड़े हुए हैं, ऐसा मानना है इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नामक संस्था का। ये संस्था अध्ययन करती है कि चुनाव में क्या गड़बड़ियां हो रही हैं और कैसे लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, चुनावी व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए और उसकी खामियों को कैसे दूर किया जाए। इस पर ये लोग लगातार काम करते रहते हैं। उसके प्रतिनिधि बिहार के प्रभारी राजीव कुमार जी हमारे साथ हैं और मैं हूं प्रवीण बागी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पिछले बार जो 2015 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था और अभी जो 2020 में विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसमें क्या अंतर है, और जो दागी उम्मीदवार जिनको कहा जाता है उन दागी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है कि घटी है, और अगर बढ़ी है तो क्यों, घटी है तो क्यों। राजीव जी, आप लगातार इस सब्जेक्ट पे काम करते रहे हैं और पूरा बिहार घूम भी रहे हैं, तो पिछले चुनाव में यानी 2015 के चुनाव में और अभी के चुनाव में क्या फ़र्क देखते हैं? मैंने राजनीतिक दलों के बिहेवियर में, क्योंकि वो चुनाव जीतने के लिए दागी उम्मीदवारों को, बाहुबलियों को खड़ा करते हैं, पैसे वालों को खड़ा करते हैं, ये लगातार होता रहा है। तो क्या इस बार के चुनाव में भी वैसा ही हो रहा है या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? चुनाव तो पूर्ववत चल रहा है, जैसे पिछले चुनावों में हम लोग देखा करते थे, उसी पैटर्न वही है। लेकिन इस बार जो अंतर है, एक तो कोरोना काल में भारतवर्ष में पहली बार ये चुनाव हो रहे हैं बिहार में, और दूसरी जो वजह है वो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश आए हैं पिछले दिनों 18 में और 13 फरवरी 20 को। उन आदेशों के आलोक में निर्वाचन आयोग ने जो आदेश दिए हैं, इसमें अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करने की बात की गई है, जो आपराधिक छवि के जो प्रतिनिधि हैं। और जो टिकट देते हैं, जिन दलों के द्वारा टिकट दिए जाते हैं, उन दलों को अपने वेबसाइट पर उसको ये बताना अनिवार्य है कि किस आधार पर उन्होंने टिकट दिया है उनको और कितने लोगों को दिया है। वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उन सूचनाओं को प्रकाशित करेंगे, जानकारी देंगे मतदाताओं को, ताकि मतदाता अपने विवेक से यह निर्णय ले सके कि हमारा वोट किस प्रकार के प्रतिनिधि को दिया जा रहा है या दिया जाना है। तो ये एक अलग है। लेकिन इसमें एक जो बदलाव दिख रहा है वह पिछले चुनावों के अपेक्षाकृत कुछ अलग लग रहा है कि बड़े धड़ल्ले से उस प्रकार के दागी छवि के जो जनप्रतिनिधि पिछले दिनों चुने गए या अभी वर्तमान में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके परिवार के सदस्यों को, खास करके पत्नियों को टिकट दिए जा रहे हैं। तो माना जो मर्ज बढ़ता गया दवा की, उस प्रकार से राजनीतिक दल माना किसी न किसी रूप से कानून से खेलने का और कानून के आंख में धूल झोंकने का तरीका ढूंढ लेते हैं और उनके परिजनों को टिकट देकर अपने दायित्वों से मुक्ति पा जाने का काम करते हैं। मगर इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि ये ठीक है कि राजनीतिक दलों का तो काम ही है चुनाव लड़ना और जीत करके सरकार बनाना, तो उसके लिए वो गलत रास्ते भी अपनाते हैं और जो बाहुबली या पैसे वाले लोग हैं वो ऐसे लोगों को भी टिकट देते हैं। मगर जनता क्यों ऐसे लोगों को वोट देती है? जो कुख्यात लोग हैं, जिनको सब लोग जानता है कि क्या इनका बैकग्राउंड है, कैसे विचार हैं इनके, और उसके बावजूद उसको वोट देते हैं। जहाँ मान लीजिए कि 5 उम्मीदवार खड़े हैं, पांचों अपराधी हैं, तो वहाँ तो आप कह सकते हैं कि लाचारी है कि किसको वोट करें। मगर जहाँ अच्छे लोग खड़े हैं, ईमानदार प्रत्याशी खड़े हैं और अपराधी खड़े हैं, वहाँ भी हम देखते हैं कि अपराधियों को लोग तवज्जो देते हैं, वो जीत करके चले जाते हैं और अच्छे उम्मीदवार हार जाते हैं। ये इसके पीछे क्या मानसिकता काम करती है? ये तो बड़ी विडम्बना है। जैसा कि पिछले दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि बड़ी अजीब विडम्बना हो जाती है जब कोई अवांछित व्यक्ति पैसा और पावर
में आकर कानून बनाने का काम करता है, हमारे लिए कानून बनाता है और जनता मूक दर्शक बनी रहती है। तो हम लगातार ये राजनीति में नैतिक पतन को जब हम देखते हैं तो इसमें लगता है कि जनता सिर्फ वोट देने के समय ही उनकी एक निर्णायक भूमिका रह गई है। 5 साल जनता इसी प्रकार से वो मालिक के बजाय वो सेवक ही बनी रहती है। नहीं तो जनता क्यों ऐसे लोगों को वोट देती है, ये और इसके लिए हम लोग लगातार जनता को जागरूक करने का कार्यक्रम भी करते हैं, मतदाताओं को जागरूक भी करते हैं कि आप अच्छे और सच्चे को चुनें, अच्छे लोगों को अपना मत दें। और तमाम सामाजिक संगठन के लोग भी अलग अलग क्षेत्रों में ये प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता को अब ये समझ लेना चाहिए कि जब तक वो अपनी नागरिक धर्म को नहीं समझेंगे और मतदान के क्रांतिकारी अधिकार के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक इसमें आमूलचूल बदलाव संभव नहीं दिख रहा है। क्योंकि समाज के गर्व से जो निकली हुई पार्टियां हैं वह तो अपना नैतिक धर्म नहीं निभा रही है। और अब जनता को ये सवाल करना होगा कि आपने किस आधार पे उम्मीदवारों को टिकट दिया। नहीं, सवाल करना तो दूर, जनता तो वैसे लोगों को मतलब सम्मान दे रही है, वैसे लोगों को वोट करके माननीय बना दे रही है। जी, तो इसके लिए नोटा है, नोटा के का भी इस्तेमाल अलग अलग जगह पर होता है। लेकिन हम लोगों ने लगातार ये विमर्श का विषय होता रहा है और ये चुनाव सुधार का विषय भी है कि जनता के पास जो विकल्पहीनता की स्थिति है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। यानी जनता को जितना प्रशिक्षित किया जाना चाहिए था चुनाव को लेकर के, जो मानसिक तैयारी उनकी होनी चाहिए थी, वो लगता है कि कहीं ना कहीं मिसिंग है, उसका अभाव। जी बिल्कुल, जनता में अभी भी जागरूकता की बेहद कमी है और जनता बाहुबल धनबल के साथ साथ जाति बल में भी बटी हुई है। जाति एक ऐसा फैक्टर है जो इन सारी बुराइयों को जनता नजरअंदाज कर देती है, जाति के चश्मे से देखती है चीज़ों को। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हम लोगों का, मेरा ये व्यक्तिगत आकलन है, एडीआर का नहीं, कि विधानसभा में 75%, लोकसभा में 50% और पंचायत के चुनाव में 100% जाति के आधार पर चुनाव हो रहे हैं। और विकास तो इसका कोई फायदा भी मिल रहा है, जैसे किसी खास जाति के वोटर जो हैं अपनी जाति को वोट कर रहे हैं, तो जीतने के बाद उस जाति के मतदाताओं को कोई फायदा उसका मिलता है? देखिए, जाति कोई आधार नहीं होता है और जाति एक सच्चाई भी है हमारे समाज की। जहाँ तक चुनाव सुधार की बात है, उसमें जाति की वजह से बहुत इस प्रकार के जनप्रतिनिधि निर्वाचित हो जाते हैं जिनका पृष्ठभूमि आपराधिक रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि समाज को इससे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, समाज को इससे नुकसान हो रहा है और लोगों का जो नज़रिया है वो संकीर्ण होता जा रहा है। बहरहाल मुझे लगता है कि बाहुबल धनबल के साथ जाति बल को भी पर भी प्रहार करने की जरूरत है। अच्छा, आपने कहा कि आपराधिक छवि वाले इस बार के चुनाव में ज़्यादा खड़े हुए हैं पिछले चुनाव के। जी बिल्कुल। दूसरे क्या, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो पैसा, इस बार के चुनाव में ये एक नई बीमारी देखने में आ रही है कि पैसा देकर के टिकट खरीद ले रहे हैं लोग। और कमोबेश हर पार्टी में छोटी छोटी कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जिन्होंने लगभग 90% टिकट अपने बेचे हैं। बिल्कुल, बड़ी पार्टियों ने भी बेचे हैं मगर उन्होंने कुछ कम बेचे हैं। जी। तो ये प्रवृत्ति जो उभर रही है कि एक राजनीति एक तरह का बिजनेस हो गई है। आपने दुकान खोल दिया, कस्टमर आ रहे हैं, सामान आपके यहाँ से टिकट खरीद के ले जा रहे हैं। तो इस पर कैसे अंकुश पाया जा सकता है और इसको लेकर के आपका नजरिया क्या है? दो जो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं चुनाव राजनीति के, जिससे राजनीति प्रदूषित हुई है, उसमें बाहुबल और धनबल है। तो ये धनबल का ही एक रूप है जो पैसे से प्रभावित किया जा रहा है चुनाव को। इसमें उस प्रकार के जनप्रतिनिधि आ रहे हैं जो पैरासूट हैं, जो जमीनी स्तर से उनका कोई सरोकार नहीं, उनके पास पैसे हैं और पैसे के बल पे वो राजनीति में प्रवेश पा रहे हैं। उनके पास ताकत है, ताकत के बल पे वो राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं।
तो ये राजनीति को और भी प्रदूषित करने का काम करेगा और ये एक तरह से डिटोरिएट कर रहा है और जनता भी उनको वोट कर दे रही है और जनता भी वोट कर रही है। तो एक सामाजिक नागरिक संगठन होने के नाते मैं ये कहूँगा कि हमारा जो दायित्व है लोगों को जागरूक करने का, लोगों में अधिक से अधिक चेतना पैदा करने का, वो काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मीडिया और इस तमाम सामाजिक संगठन जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले हैं, सभी को जनता के इस दुविधा को दूर करने में अपना भूमिका निभाना चाहिए कि आखिर जनता किस दुविधा में आकर इस प्रकार के अवांछित लोगों को अपना मत देती है। तो मीडिया क्या अपना रोल निभा पा रही है? क्योंकि पहले खबरें चलती थी कि आरोप भी लगते थे मीडिया पर कि किसी पार्टी विशेष का या किसी उम्मीदवार विशेष का पक्ष ले रहे हैं, उसके लिए देखिए आप तो इस बार भी ऐसी कोई कंप्लेंट? मीडिया के बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं, आप तो बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं और मीडिया पर तो आप लगातार बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे। अभी चुनाव के संदर्भ में मीडिया की जो भूमिका है हम लोगों ने जो देखा है, तो मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जागरूकता लाने में। अच्छा। और एडीआर का जो पूरा काम है वो मीडिया तो उसको बहुत जगह देती है और आगे बढ़ाने का काम भी कर रही है और मीडिया के वजह से ही एडीआर का जो काम है पूरे देश में फैला भी। तो इस मायने में मुझे नहीं लगता है कि मीडिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी है। लेकिन अगर अब मीडिया के पूरे सांगोपांग आप अध्ययन करना चाहेंगे, उसका विश्लेषण विमर्श करेंगे तो फिर बात दूसरी हो जाएगी, दूसरी दिशा में चली जाएगी। लेकिन चुनाव सुधार का जो लोकव्यापीकरण हुआ है इस विषय का, इसमें मीडिया ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा, ये आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का जिक्र किया, चुनाव आयोग के आदेशों का भी जिक्र किया, तो अभी एक वर्ग ऐसा है जो ये कह रहा है कि चुनाव कराने का ये समय उपयुक्त नहीं था कोरोना के चलते। कोरोना का जिस तरह से कहर है अभी, और अभी भी लगातार मरीज मिलते जा रहे हैं, बल्कि और बढ़ रहे हैं। बीच में कम हुए थे तो कल से मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। और चुनाव आयोग ने जब गाइडलाइन जारी किया था कि जो सभा होगी, चुनावी रैलियां होंगी, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो कहीं फॉलो नहीं हो रहा है। और चुनाव आयोग भी उस पर कोई सख्ती नहीं बरत रहा है, ना प्रशासन की ओर से कोई सख्ती की जा रही है। जिम्मेवार राजनेता जो हैं वो भी इन चीज़ों को नहीं ध्यान दे रहे हैं। और सभाओं में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, तो उससे लगता है कि कोरोना का एक भयानक विस्फोट होने वाला है। देखिए, ये तो जग जाहिर है और नागरिक समाज संगठन के प्रतिनिधियों ने भी याचिका लगाई थी चुनाव के पहले पूर्व। ये मामला खारिज हो गया कि चुनाव को टाल दिया जाए या आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन अनसुनी कर दी गई। और ये तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं पर, मुझे भी ये बड़ा कचोट रहा है कि हम सभी जब मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रयास करते हैं तो तमाम जगह से आदेश लेने के लिए हम लोगों को दौड़ना पड़ता है। लेकिन नेताओं के सामने वो दुविधा नहीं होती है, उसके साथ वो विशेषाधिकार है कि हजारों की संख्या में लोग भीड़ उमड़ रहे हैं उनके नॉमिनेशन में, सभाओं में, लेकिन कहीं पर भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन नहीं हो रहा है। जबकि हम लोगों को जद्दोजहद करना पड़ता है एक छोटे से संगोष्ठी के आयोजन में भी। यह नहीं होना चाहिए और इस पर निर्वाचन आयोग को सख्ती बरतना चाहिए। नहीं तो निर्वाचन आयोग और प्रशासन दोनों इतना निरीह क्यों बना हुआ है? अब तो ये निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि बताएंगे कि आखिर उनके साथ किस प्रकार की दुविधा है। लेकिन जो दिख रहा है मीडिया के माध्यम से जो सूचनाएं मिल रही हैं या हम लोग को जो कानो कान खबर मिल रही है कि तमाम नियमों की धज्जियां उड़ रही है। बिल्कुल। और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग, आखिर चुनाव के बाद हम किस कोरोना की इस महामारी में किस जगह पर खड़े होंगे और कौन इससे बचा रहेगा कहना मुश्किल है। तो क्या चुनाव अभी टाला नहीं जा सकता था? चुनाव कराना इतना ही जरूरी था कि लोगों की जान की कीमत पर चुनाव हो? नहीं, तो इसके लिए तो पिछले दिनों प्रयास भी हुए, याचिका भी लगाई गई नागरिक समाज संगठन के लोगों के द्वारा, लेकिन खारिज हो गई। और निर्वाचन आयोग से जो है तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात भी की और उनको अपना जो है मांग पत्र भी सौंपा, लेकिन
उसके बावजूद भी चुनाव कराने की क्या मजबूरी थी पता नहीं। यानी आपको लगता है कि चुनाव आयोग ने किसी दबाव में ये फैसला लिया चुनाव कराने का? ये तो मैं नहीं बता सकता कि आखिर उनके पास कौन सी दुविधा या किस प्रकार का दबाव था, लेकिन यहाँ की जनता यह नहीं चाहती थी कि चुनाव अभी हो, चुनाव टाला जाए, लेकिन जनता की बात भावनाओं का भी ध्यान नहीं रखा गया। तो आपको कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है? जैसे जिस तरह से अंधकार में माहौल दिख रहा है, निराशाजनक माहौल दिख रहा है, और राजनीतिक दलों की जिस तरह से गतिविधियां हैं, टिकटों की खरीद फरोख्त हो रही है, बाहुबली लोग और उनके परिवार के लोगों को टिकट दिया जा रहा है, तो इससे तो लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। तो क्या आपको कहीं से उम्मीद की कोई किरण दिख रही है इस अंधेरे में? मुझे फिलवक्त तो उम्मीद की किरण तो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार का ट्रेंड दिख रहा है और जिस प्रकार से ग्राफ बढ़ रहे हैं बाहुबल धनबल का, उसमें जो बीमारी है वो बढ़ती नज़र आ रही है, वो घटती हुई नहीं दिख रही है। और आने वाले समय में ये तो भविष्य के गर्त में है कि क्या इसका दुष्परिणाम लोकतंत्र को झेलना पड़ेगा, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये समस्या दिन ब दिन जो है विकराल होता जा रहा है। तो ये समस्या बहुत गंभीर है और लोकतंत्र सचमुच खतरे में है। अगर ये प्रवृत्ति रुकी नहीं, बढ़ती गई, तो एक दिन लोकतंत्र ही हमारा बंधक बन जाएगा और फिर से हमें एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए समय रहते हमें सावधान होना पड़ेगा। इसमें मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है कि मतदाता वैसे उम्मीदवारों को वोट न दें जो आपराधिक छवि के हैं, या जिन्होंने पैसे दे करके टिकट खरीदा है, या जो किसी खास परिवार के होने की वजह से प्रत्याशी बना दिए गए हैं। वैसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए और अच्छे और सच्चे उम्मीदवारों को वोट दें, ताकि वो देश की भलाई कर सकें, जनता की सेवा कर सकें, और तभी हमारा विकास आगे बढ़ पाएगा। आज बिहार जिस तरह से पिछड़ा हुआ प्रदेश बना हुआ है और हमें सबको परेशानी झेलनी पड़ रही है, उससे निजात पाने का एक ही तरीका है कि हम अच्छे उम्मीदवारों को वोट दें, जो जिनका कमिटमेंट हो समाज के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए। राजीव कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। हम फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।